आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष गदाम प्रसाद कुमार ने आज बीआरएस के 10 दल बदलू विधायकों में से 5 को राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने भद्राचलम विधायक तेल्लम वेंकट राव, गढ़वाल विधायक बे कृष्ण मोहन रेड्डी, राजेंद्र नगर विधायक टी प्रकाश गौड़, पटनचेरू विधायक जी महिपाल रेड्डी और श्रीलिंगमपल्ली विधायक अरेकापुड़ी गांधी को राहत प्रदान की, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अयोग्यता मामले में बीआरएस द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने के बाद शीर्ष न्यायालय ने 31 जुलाई को तेलंगाना अध्यक्ष को 3 महीने के भीतर याचिकाओं पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। कांग्रेस नेता वी हनुमंथा राव ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 पर कहा कि महात्मा गांधी का अपमान करने की क्या आवश्यकता है। मेरा मानना है कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान हम नहीं सह सकते। जिन लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, यह वो लोग उन लोगों का अपमान कर रहे हैं। ये लोग इस देश में क्या करने जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए भाई, सभी बोल रहे हैं बराबर अपना देश से जो लड़ने वाला है, अपने लोगों को खत्म करना है, ये जो आतंकवादी का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर सभी एक ही बात बोलते हैं। मगर ये क्या है, महात्मा गांधी को अपमान करने का कौन दिया है? वो नाम वैसे रह के तू, लेकिन भारत की सरकार कह रही है कि पाकिस्तान। अब देखो भाई, उन्हें हार गया, ऐसे चीज़ा हार गया नहीं। अब मैं तो मेरा एक ही है, महात्मा गांधी का अपमान, पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान हम नहीं सहते। देश को आगे बढ़ा, एक सुई भी नहीं बना सकते, तो ऐसा इस देश को आगे बढ़ाने का काम उनको अपमान करते। ये महात्मा गांधी का रोजगार योजना थे, उनका भी महात्मा गांधी का नाम हटा के राम बोलते हैं। ये काल का तरीका है, क्या करने वाले इस देश में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1 पॉइंट प्रोग्राम, पुराने जो सैक्रिफाइस करे सब लोगों को हटाना, अपना दुकान चलाना है और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का काम बंद करो, बंद करो, बंद करो। तेलंगाना सरकार ने शहर में कुछ सरकारी जमीनों पर कथित अतिक्रमण की जांच के आदेश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सतर्कता विभाग और अन्य अधिकारियों द्वारा यह जांच की जाएगी। इसी बीच बीआरएस से निलंबित की गई विधान परिषद सदस्य एवं तेलंगाना जागृति के अध्यक्ष के कविता ने जाँच का श्रेय लेने का दावा किया है। उन्होंने एक विज्ञप्ति में कहा है कि मेडचल जिले के दौरे के दौरान अतिक्रमण का मुद्दा उनके संज्ञान में आया, जिसे उन्होंने मीडिया में उजागर किया था। उन्होंने कहा, हम सरकार द्वारा इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने और सतर्कता एवं राजस्व अधिकारियों से संयुक्त जांच करवाने के आदेश का स्वागत करते हैं। 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी में मुख्य आरोपी साजिद अकरम हैदराबाद का मूल निवासी था। इस हमले में 16 लोग मारे गए और कई घायल हुए। 16 दिसंबर को तेलंगाना पुलिस ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की। पुलिस के मुताबिक साजिद और 24 वर्षीय बेटा नवेद अकरम पर आईएस विचारधारा से प्रेरित होने का शक है। हालांकि उनकी कट्टरता का भारत या तेलंगाना से कोई संबंध नहीं है। साजिश का पैतृक घर हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में अल हसनत कॉलोनी में है। वही तेलंगाना भाजपा प्रमुख एन रामचंद्र राव ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्र तट पर हाल ही में हुई सामूहिक गोलीबारी में हैदराबाद के एक व्यक्ति की संलिप्तता न केवल भारत के लिए अपमान है, बल्कि एक गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय भी है। भाजपा नेता ने तेलंगाना पुलिस से उन परिस्थितियों की जांच करने का आग्रह किया है जिनके तहत अकरम ने भारत छोड़ा और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उसने किन लोगों से संपर्क बनाए रखा। मनरेगा विवाद पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि हमने सबसे गरीब लोगों की मदद की और सरकार इससे बर्बाद कर रही है। अब उन्होंने इस जिम्मेदारी का बोझ राज्य सरकारों पर डाल दिया है, जबकि उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। नाम बदल कर वे क्या साबित करना चाहते हैं? सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वे गरीबों का रोजगार छीन रहे हैं। मनरेगा नाम का बदलावा में वो जो कर रहे हैं हानिकारक काम, जहां गरीब से गरीब इंसान को जो हमने कांग्रेस के नाते उन लोगों को दिया था सहारा, जो बेरोजगार बैठे रहते फसल के बाद उनको जीने का एक तरीका और रास्ता हम दिखाए थे, उन सब को खराब कर रहे हैं ये सरकार। और अब ये जिम्मेदारी राज्य सरकार पे थोप दिए हैं, जहां लाखों करोड़ों का खर्चा उठाना पड़ेगा स्टेट को। एक तो जो पैसे हम केंद्र में देते हैं जीएसटी के नाते और उसके नाते हमें मिलता है एक एक दमड़ी
अगर हम 1 रुपया देते हैं तो तेलंगाना को 4 पैसे से कम ही मिलता है। और ऐसे करते करते आज का दिन मनरेगा का नाम बदलने का बड़ा शौक है इस सरकार को। कितने अरबों रुपया खर्चेंगे नाम बदलने में, ये नहीं बताते हैं। और नाम बदल के क्या कमाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। गरीबों से ये लोगों का कोई हमदर्दी नहीं है। और ऐसे नाम बदल के लोगों को गुमराह करके राज्य सरकार पे ये बोझ उतार के फिर ये बोलेंगे कि हमने सब कुछ अच्छा किया, हमने भला किया। शर्म करना चाहिए इस सरकार को कि गरीब से गरीब आदमी का सहारा और उनके रोजगार को ये खा जा रहे हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने रेल मंत्रालय से तेलंगाना के 42 रेलवे स्टेशनों पर चल रहे आधुनिकीकरण कार्यों में तेजी लाने का अनुरोध किया है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ राज्य की रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि कुमरावेल्ली मलन्ना रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग 95% पूरा हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि शेष कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने और स्टेशन को श्रद्धालुओं को समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद से यादगिरीगुड्डा तक प्रस्तावित फेज 2 MMTS नेटवर्क, जिसे लगभग 400 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से शुरू किया जाना है, उस पर भी समीक्षा बैठक के दौरान चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस को निशाना बनाते हुए उन्होंने पिछले रविवार को दिल्ली में पार्टी द्वारा आयोजित वोट चोरी रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों की भी निंदा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेजों के विकास के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इससे कुशल सेवाएं सुनिश्चित होंगी। सचिवालय में आयोजित 5वें कलेक्टर सम्मेलन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने PPP मॉडल के तहत 10 मेडिकल कॉलेजों के विकास के राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे को संबोधित किया, जिसका YS जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली YSRCP ने कड़ा विरोध किया था। सरकार के अनुसार ये 10 मेडिकल कॉलेज पिछले YSRCP सरकार के दौरान केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति 17 कॉलेजों का हिस्सा थे। सरकार के अनुसार ये 10 मेडिकल कॉलेज पिछले YSRCP सरकार के दौरान केंद्र द्वारा स्वीकृत 17 कॉलेजों का हिस्सा थे। नायडू ने कहा कि PPP मॉडल के माध्यम से सेवाएं बेहतर होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकल कॉलेजों का निजीकरण किया जा रहा है, हालांकि इनका निर्माण PPP मॉडल के माध्यम से हो रहा है, लेकिन ये सरकारी कॉलेजों की तरह ही संचालित होंगे। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि मेडिकल कॉलेजों के नियम सरकार द्वारा तय किए जाएंगे और उनकी 70% सेवाएं NTR वैद्य सेवा योजना के अंतर्गत दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार द्वारा PPP मॉडल के तहत परियोजनाएं शुरू करने का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि उन्हें आलोचना से डर नहीं लगता और जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। वहीं YSRCP पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली YSRCP सरकार के दौरान विशाखापट्टनम में ऋषिकोंडा पैलेस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें 2 मेडिकल कॉलेजों का वित्त पोषण किया जा सकता था। कर्नाटक कांग्रेस नेताओं ने बेलगावी के सुवर्ण सौधा में गांधी प्रतिमा के पास केंद्र सरकार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले और मनरेगा का नाम बदलकर JBG राम जी करने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि नेशनल हेराल्ड भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा था। उन्होंने कहा, नेशनल हेराल्ड देश का गौरव है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्थापित किया था और इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाया। यहां सुवर्णा विधान सौध में गांधी प्रतिमा के सामने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में मंत्रियों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने भाग लिया। राज्य के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री MB पाटिल ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी यानी BJP इस कार्यक्रम की सफलता को पचा नहीं पाई है और इसलिए उन्होंने अब इसका नाम बदल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में चल रहा यह सफल कार्यक्रम डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जिससे उन लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला जो काम के लिए दूसरे राज्यों और गांवों में नहीं जा सकते थे। साथ ही गांवों में विकास भी हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड का मामला सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। यह केस बदले की भावना से दर्ज किया गया है। खड़गे ने आगे कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, लेकिन ये लोग CBI और ED जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके
कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टैब्लिश किया कि आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है और कोई एफआईआर नहीं है। कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। हमारे बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता और सभी बड़े बड़े लोग जो आज उनके सिंपैथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक AIADMK आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपने गठबंधन सहयोगियों को कुल 100 विधानसभा सीटें देने की योजना बना रही है, जबकि बाकी 134 सीटों पर वह खुद चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 65 सीटें, पट्टाली मक्कल काची यानी PMK को लगभग 30 सीटें और अन्य छोटी पार्टियों को लगभग 5 सीटें दी जा सकती हैं। सीट बंटवारे का हिसाब किताब काफ़ी हद तक 2024 के लोकसभा चुनाव में देखे गए वोट शेयर ट्रेंड्स के आधार पर किया जा रहा है। उस चुनाव में DMK के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को तमिलनाडु के 39 संसदीय सीटों पर 46.97% वोट मिले थे। AIADMK के नेतृत्व वाले गठबंधन जिसमें SDPI जैसी पार्टियां शामिल थी उसको 23.05% वोट मिले थे। मुख्यमंत्री MK स्टालिन 20 और 21 दिसंबर को तिरुनेलवेली जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए 639 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरे में क्रिसमस सेलिब्रेशन और एक नए म्यूजियम और हॉस्पिटल सुविधा के लॉन्च जैसे मुख्य कार्यक्रम शामिल हैं। स्टालिन 20 दिसंबर की दोपहर तुतिकोरिन एयरपोर्ट के रास्ते चेन्नई से आएंगे, जहां जिले की सीमा पर मंत्री KN नेहरू सहित DMK नेताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने दिल्ली के वायु प्रदूषण पर कहा कि ये लोग अपनी सत्ता में ही मस्त हैं और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब जनता का आक्रोश मुख्यमंत्री को दिखाई दिया, जहां AQI के नारे लग रहे थे, तब जाकर इन्हें समझ आया कि जनता को कितनी तकलीफ है। मैंने सुना है कि इन्होंने माफ़ी भी मांगी है और इन्होंने कहा कि आपके कामों को ठीक करने में समय लग रहा है। वहीं आगे उन्होंने यह भी कहा कि इनकी आदत है दूसरों को दोषी ठहराना। नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, 5 साल में ठीक हो जाएगा, जब वोट करने का समय आएगा तब ठीक हो जाएगा। तो ये तो दिखा रहा है ना कि इनके लिए प्राथमिकता नहीं है। आज पूरा जो सिटी है जूझ रहा है कि इमरजेंसी क्राइसिस से जूझ रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रहा है, पर ये लोग अपने में ही मस्त हैं, अपनी सत्ता में ही मस्त हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब जनता का आक्रोश चीफ मिनिस्टर को दिखाई दिया, जहां AQI के नारे लग रहे थे स्टेडियम में, तब जाकर इनको समझ में आया कि जनता को कितनी ज्यादा तकलीफ है इस बात को लेकर, कितना अर्जेंट ये मुद्दा है। तो माफी भी मांगी मैंने सुना, फिर ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी का जो काम है वो उसको समय लगेगा। तो दूसरों पे दोष मढ़ना इनकी आदत है, अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करना इनको सुहाता नहीं है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।